हेलो बच्चों आपकी कक्षा 8 विज्ञान का आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे क्योंकि अब आपके पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आगे का नया सिलेबस करते हैं। ठीक है, तो अब नए सिलेबस में जो आपका सबसे पहला पाठ है उसका नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो यह हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपका पहला पाठ है। तो देखते हैं, चलो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, आपके पाठ का नाम ही है किशोरावस्था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है कि किशोरावस्था है क्या। तो देखिए, आंसर जो लिखा हुआ है उसी को पहले पढ़ लेते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता, यहाँ वर्ड देखें बच्चों, जनन परिपक्वता आती है, वह किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, तो जनन परिपक्वता, इस शब्द का भी अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मतलब क्या हुआ कि जो जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके शरीर में जनन की जो क्षमता है वह परिपक्व नहीं हुई होती है। जो किशोरावस्था वाली जो एज होती है उस वक्त जनन करने की क्षमता पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। ठीक है, उसमें धीरे धीरे ये प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए यह जो अवस्था होती है इसको किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा किशोरावस्था में कौन सी एज होती है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है वह यही है अपना कि किशोरावस्था जो है वह कब आरंभ होती है। तो कब आरंभ होती है, देखें इसका आंसर है किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि अब सभी में एक जैसी नहीं रहती है, व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। देखिए, ये आपने ध्यान से इसको याद करना है और क्वेश्चन में आंसर भी ठीक से ही लिखें। सब बच्चे लिखते हुए जो मात्राओं की गलती करते हैं उन पर भी ध्यान दें। ठीक है, आपने ध्यान से बिल्कुल आंसर लिखने हैं। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं और किशोरावस्था कब आरंभ होती है, दोनों आंसर अब आपके हो गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है यौवना आरंभ की परिभाषा लिखें। तो अब यहाँ पर कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किशोरावस्था और यौवना आरंभ क्या अलग अलग हैं, ये क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, किशोरावस्था जो है जो आपकी मतलब लगभग 11 वर्ष से शुरू होकर आपकी 18 या फिर 19 वर्ष तक जो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यही जो आपकी एज होती है, इसी एज में साथ साथ में आपका यौवन का जो रूप होता है, मतलब बच्चे युवा हो रहे होते हैं, तो इसीलिए उस एज को यौवनारंभ भी कह दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो आपकी जनन क्षमता है उसका पूरी तरह से विकास हो जाता है यौवनारंभ में, है ना। तो आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर में जो लिखा है देखें, किशोरावस्था के दौरान जब जनन क्षमता का विकास हो जाए इसे यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस शब्द पे ध्यान देना है कि जन्म क्षमता का विकास यहाँ हो जाता है। ठीक है, जब वह विकास हो जाए तो उसे यौवना आरंभ कहते हैं कि यौवन का आरंभ हो गया। ठीक है, किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है। मतलब जब आपकी जनन परिपक्वता पूरी हो जाती है, ठीक है, मतलब जनन अंग जो हैं आपके या जनन की जो क्षमता है आपकी वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी, तो उस वक्त यौवनारंभ आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यौवनारंभ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौवनारंभ में लड़के और लड़कियों की वृद्धि लंबाई में किस तरह होती है। अब यौवनारंभ में जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, उनकी हाइट बढ़ती हुई दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसलिए जो उनकी वृद्धि है लंबाई की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब आंसर देखते हैं इसका। यौवनारंभ के समय सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन लंबाई में वृद्धि होना है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां जैसे हाथ व पैर की अस्थियां लंबाई में वृद्धि करती हैं, उनकी लंबाई में मतलब अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और किशोर लंबे हो जाते हैं।
शुरुआत में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में जल्दी बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 18 वर्ष तक दोनों मतलब लड़के भी लड़कियां भी अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यौवना आरंभ है वह किशोरावस्था के साथ साथ मतलब 18 या 19 ईयर्स तक वह भी रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है लड़के और लड़कियों में यौवना आरंभ में वह किस प्रकार होती है वो हो गया कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, लिखा है कि यौवना आरंभ के दौरान कुछ किशोरों के हाथ पैर तो लंबे दिखाई देते हैं, परंतु शरीर की तुलना में चेहरा छोटा, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यौवना आरंभ में जो हमारी जो शरीर की लंबाई होती है वह एकाएक बढ़ती है। ठीक है, तो लंबाई जो एकाएक बढ़ती है उसके कारण जो हाथ और पैर जो होते हैं, ठीक है, उनकी अस्थियां जल्दी बढ़ जाती हैं और उसकी तुलना में जो हमारा चेहरा है वह नहीं बढ़ पाता। तो जब चेहरा उस तुलना में नहीं बढ़ पाता है तो उसी के कारण क्या होगा कि आपका जो चेहरा है वो छोटा दिखाई देगा और हाथ पैर ज़्यादा लंबे। ठीक, तो इस तरह से अब इसका आंसर देख लेते हैं। जो इसके आंसर में लिखा हुआ है वो देखते हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है। तो देखें, लिखा है यहाँ पर, यौवना आरंभ के दौरान शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा लंबे दिखाई देते हैं, परंतु जल्दी ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, जिससे शरीर सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, यौवना आरंभ में लड़के और लड़कियों के शारीरिक आकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखें। तो जो शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वह क्या क्या होते हैं उसके बारे में अब यहाँ लिखना है। तो देखिए, यौवना आरंभ में लड़कों के कंधे एवं सीना फैलकर चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या चौड़े हो गए? कंधे और जो उनका सीना, ठीक है, छाती जैसे कहा जाता है, वह फैलकर चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बच्चों, शारीरिक जो पेशियां होती हैं, ठीक है, वह एकदम सुस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती हैं। शारीरिक पेशियां जो होती हैं लड़कों की वह सुस्पष्ट मतलब बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर और गठी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं यौवना आरंभ में लड़कों के शारीरिक आकृति में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के जो शरीर है उसमें जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है, कमर का जो निचला हिस्सा होता है वह चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, वह चौड़ा हो जाएगा, कमर का निचला हिस्सा बच्चों चौड़ा हो जाता है और साथ में स्तन जो होते हैं उनका विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से यह है आपका जो शारीरिक आकृति में लड़कियों में चेंज आते हैं। ठीक, तो अब इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, यौवना आरंभ में लड़कों के कंधे एवं सीना फैल कर चौड़े हो जाते हैं। शारीरिक पेशियां सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। यौवना आरंभ में लड़कियों में कमर का निचला भाग जो होता है चौड़ा हो जाता है। लड़कियों के स्तन का विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये परिवर्तन जो हुए वो कौन से हुए? शारीरिक आकृति के परिवर्तन हुए। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह है स्वर से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन है, स्वर में यौवना आरंभ के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनका वर्णन करें। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो स्वर होता है लड़के और लड़कियों का वो इस उम्र में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बच्चों देखिए, स्वर जो होता है उसमें लड़के और लड़कियों का बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई मतलब कि सुनाई देता है हम लोगों को। मतलब अगर हम किसी दीवार के या पर्दे के पीछे लड़का लड़की को खड़ा कर दें तो हम पहचान सकते हैं कि किसकी आवाज़ लड़के की है और कौन सी आवाज़ लड़की की है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये यौवना आरंभ के समय होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आंसर लिखा हुआ है उसमें जो लिखा है, यौवना आरंभ के समय लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा होकर गले के सामने सुस्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ, बिल्कुल साफ उभरा हुआ जो दिखाई देता है बच्चों, जो उनका, तो आप खुद अपना बोलते समय देख सकते हैं कि जो लड़के होते हैं उनका यहाँ गले के यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो उभार होता है इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक, तो यहाँ आप इसका साथ में आपके जो चित्र दिया हुआ है इसमें भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए, इस चित्र से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जैसे गले में ये आपका एडम्स एप्पल है यहाँ। ठीक है, तो ये एडम्स एप्पल ये आपका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है लड़कों में। ठीक है बच्चों, ये लड़कों में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, लड़कियों में ये इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि लड़कियों का जो आवाज़ है वो इतनी भारी नहीं होती है। ठीक है, वो पतली और सुरीली ही रहती है, तो वहाँ स्वर यंत्र जो है वो ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं आंसर में कि जो सुस्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इस वृद्धि के कारण आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। ये जो शब्द है बच्चों, ये भर्राने है, मतलब कि आवाज़ जो है उनकी मोटी हो जाती है और कई बार तो मतलब कि स्पष्ट भी नहीं सुनाई देता है, पर धीरे धीरे मतलब कि 1-2 हफ्ते में वह आवाज़ जो है वह उनकी अपने आप संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो ये भर्राने लगती है, इसी को कहते हैं कि आवाज़ जो है वह मतलब कि कुछ शब्द जो होते हैं वो पूरी तरह से साफ साफ से नहीं समझ आते हैं। ठीक, बोलते हैं जब लड़के तो मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ उनकी फटने लगती है ना। जैसे कभी आपने ये एफएम वगैरह सुना होगा, तो उसमें आवाज़ कई बार एफएम चैनल ठीक से ना पकड़े तो गड़बड़ हो जाती है ना, वैसे ही। ठीक, पर क्या है कि वह कुछ दिन तक रहता है ऐसा, या फिर कुछ हफ्ते, मतलब 1-2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वह संतुलित हो जाती है और आवाज़ स्पष्ट हो जाती है। ठीक, तो आगे आंसर में भी देखें, आपको यही लिखा है कि बच्चों को ये ना लगे कि आवाज़ तो फटने लगी, भर्राने लगी, अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं होती। कुछ दिनों बाद स्वर जो है सामान्य हो जाता है। लड़कियों के स्वर यंत्र में इतना अंतर दिखाई नहीं देता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। कैसा होता है? उच्च तारत्व वाला हो जाता है, जिसके कारण वह सुरीली और पतली आवाज़ रहती है उनकी, है ना। उनका स्वर यंत्र छोटा होने के कारण आवाज़ पतली व सुरीली होती है। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हुआ, जो स्वर जो आपका बदल रहा है, यौवनारंभ में स्वर में क्या परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो इनमें देखिए स्वर में परिवर्तन अलग से हो गया। ये इससे पहले जो हम लोगों ने करा था कि शारीरिक आकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। तो ये कुछ अलग अलग से मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमने लिखना क्या है। ठीक है, तो आपको शारीरिक आकृति में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर में जो इसे यहाँ लिखा हुआ है कि शारीरिक पेशियाँ सुस्पष्ट और गठी हो जाते हैं, कंधे एवं सीने फैल जाता है लड़कों का, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। अगर आपसे इसके अलावा पूछा जाता है कि जैसे भाई उनकी लंबाई में वृद्धि जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, तो लंबाई में वृद्धि जो हो रही है उसको आप हाथ पैर के साथ भी जोड़ के दे सकते हैं बिल्कुल आंसर, कि जो हाथ पैर होते हैं वह लंबे हो जाते हैं, पर धीरे धीरे वह समान अनुपात में, शारीरिक अनुपात में आ जाते हैं और संतुलित हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि किस में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं, हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी के लिए बहुत समझना भी जरूरी है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अंत है, देखिए पहले तो सबसे पहले इस शब्द पे ही आपने देना है ध्यान। अंत है मतलब अंदरूनी, स्रावी मतलब स्रावित होता है इनमें से कोई ना कोई पदार्थ, है ना। तो इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ये हैं ग्रंथियां, और ये क्योंकि इनका जो स्राव होता है, मतलब जो भी तरल पदार्थ या केमिकल या जो भी रसायन इन्होंने स्रावित करना है, मतलब बनाना है वहाँ पर, वो जो है वह सीधा शरीर के जो रक्त प्रवाह है उसमें ये छोड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं।
तो आंसर जो लिखा हुआ है वो देखते हैं एक बार। आंसर में लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जीवों के शरीर में हार्मोन बनाती हैं। अब ये जो शब्द है आपका बच्चों, हार्मोन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं वो सब हम अगले क्वेश्चंस में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हार्मोन ये बनाती हैं, ठीक है, ये इनका मेन काम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या बनाती हैं बच्चों? हार्मोन बनाती हैं और उसे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। किस में छोड़ेंगी? रक्त प्रवाह में ही सीधा छोड़ देती हैं। ये बात भी आपकी बहुत ध्यान लायक है। तभी तो वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है कि वो डायरेक्ट जो है अपना जो सीक्रेशन है, मतलब जो भी वो स्रावित कर रही हैं, जैसे हार्मोन जो वो स्रावित कर रही हैं, वह डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? रक्त प्रवाह में, मतलब जो हमारी खून की नलिकाएं हैं उस रक्त, उनमें रक्त बह रहा है तो उसी रक्त में, उस खून में ही वह सीधा उनका जो हार्मोन है वह सीक्रेट हो जा रहे हैं, मतलब वो उसे वहीं पर छोड़ दे रही हैं, ठीक है। तो अब या आगे देखते हैं इसके आंसर में जो लिखा है, यह जीव के प्रजनन, विकास और कई अन्य कार्यों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, देखिए इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वे बहुत कम मात्रा में शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए या जीवों के शरीर के लिए चाहिए होते हैं, फिर भी वह बहुत ज़रूरी हैं। मतलब चाहे थोड़ी ही मात्रा में ये स्रावित कर रही हैं, परंतु बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यही ले दिया है हमने कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ नाम बताएं, है ना। तो कुछ नाम जो आपकी बुक में हैं वही हमने इसमें लिए हैं, कुछ एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। तो प्रमुख जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी जो है वह एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी नाम याद कर सकते हैं, पिट्यूटरी या पीयूष। अगला है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। फिर है वृषण, फिर अंडाशय, फिर है उसके बाद अग्नाशय और एड्रीनल ग्रंथि। ये 6 के 6 जो ग्रंथियां हैं बच्चों, ये आपके सिलेबस में है इनके बारे में, इसलिए मैंने इन्हीं को लिया है। तो आपने ये 6 के 6 नाम याद करने हैं। अब देखिए यहाँ इस चित्र की सहायता से थोड़ा सा इन्हें समझ लेते हैं कि ये जो ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, इनकी पोजीशन क्या क्या है, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो है आप देख रहे होंगे, ये हमारे जो ब्रेन जो होता है, मतलब हमारा सिर जो है उसके वहाँ पर ये वाली पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। फिर ये देखें दूसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे ये गले में होती है, ठीक। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ एड्रीनल ग्रंथि लिखा है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो हमारी किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। किडनी यानी कि वृक्क, किडनी को क्या कहते हैं बच्चों? वृक्क, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि है। इसके बाद जो अगला जो दिया हुआ है आपका, वो आप देख रहे हैं जो लिखा है अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय जो है ये हमारा जो अमाशय होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक। ये अग्नाशय है। इसके बाद इसके नीचे देखें आप, स्त्रियों में अंडाशय, ठीक है। अंडाशय भी एक हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी बच्चों? अंडाशय। अब आपने ये ध्यान देना है, अंडाशय जो है वह केवल मादा के शरीर में होती है, मतलब लड़कियों के शरीर में होगी। इसके बाद इसके नीचे देखें वृषण लिखा हुआ है। वृषण जो होता है वह हमारा सिर्फ नर के शरीर में होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि एक ही चित्र में दोनों कैसे दिए हुए हैं। तो दोनों, मतलब वृषण जो है नर के शरीर में और अंडाशय जो है वह स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ही लिखा है हार्मोन क्या होते हैं, ठीक। तो अब हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में हार्मोन हैं क्या। तो देखें आंसर जो लिखा है पहले उसे देख लेते हैं। आंसर में लिखा है हार्मोन ऐसे रसायन हैं, क्या हैं बच्चों? ये एक तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये रसायन हैं जो जीव के रक्त यानी खून के माध्यम से विभिन्न अंगों
त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाकर शरीर में अनेक कार्यों का समन्वय करते हैं। समन्वय मतलब उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, जो काम होना है उसको करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि युवावस्था या किशोरावस्था में जो आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन, आपके स्वर में ही परिवर्तन आ रहा है ना, तो वो जो स्वर में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए मैसेज आपको जो पहुंच रहा है वो किन के द्वारा पहुंच रहा है, हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। तो वो जो मैसेज पहुंचाने का काम और उस ऑर्गन को अब आगे चेंज होना है, ये सब जो कोऑर्डिनेशन आपस में समन्वय किया जाता है उसमें कौन मदद करता है, ये रसायन मदद करते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आंसर ये आपका पूरा हो गया। आगे एक लाइन और है वो और देख लेते हैं। हार्मोन जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो भी नुकसान है, ठीक है, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं मतलब तो भी नुकसान है, तो भी कोई हमें कुछ और बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो आपको कोई चीज़ जो है, आप मान लो केला ही खा रहे हैं आप, है ना, तो आपको अगर एक केला खाने का मन है तो आप एक ही केला खाएंगे ना। अगर आपको 2 केले कोई ज़बरदस्ती खिला दे तो आपका जी खराब हो जाएगा, है ना, आपको बहुत हैवी हैवी सा लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ है कि अगर ये हार्मोन जो है इनका थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ जाती है तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, और अगर ये कम रहते हैं तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इनका होना बहुत आवश्यक है और बिल्कुल सही मात्रा में इनका उत्पन्न होना भी आवश्यक है, ठीक है। अब उदाहरण कुछ लिखे हुए हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपके सिलेबस में हैं वही यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, उन्हीं का नाम लिखा है, ठीक है। तो आपने ये नाम आपने अच्छे से लिखने भी सीख लेने हैं। तो देखें, सबसे कुछ प्रमुख हार्मोन जो हैं वो हो गए। पहले है टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन, फिर थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन और इंसुलिन, ठीक है। ये हार्मोन 5 हैं, ये आपको पूरे याद कर लेने हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम जो है बच्चों, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उसमें था कि ये अपना जो हार्मोन होते हैं उसको, किसको बच्चों, हार्मोन को, ये क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम क्या है, हार्मोन को स्रावित करना, है ना। तो हार्मोन जो ये स्रावित करती हैं वह हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में यानी कि सीधे रक्त प्रवाह में ही छोड़ती हैं, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, इनको किसी नलिकाओं की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हमारा रक्त जो है नलिकाओं में बहता है, इसी तरह से मान लो आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो पानी के लिए आपको पाइप चाहिएगी, है ना, या फिर आप कोई भी बर्तन वगैरह लेंगे हैं तो उसके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हार्मोन जो होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं, इनको कोई नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए इन ग्रंथियों को, किन ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। नलिका विहीन मतलब, विहीन का शब्द का मतलब है जहाँ नहीं है वो, ठीक है, नलिकाएं नहीं हैं, उनकी कमी है, ठीक है। ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये दूसरा नाम है इनका, ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है। तो ये अभी हमने आपको समझा ही दिया, वही आंसर लिखा हुआ है, एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं। यह स्राव सीधे रक्त यानी खून में मिलकर लक्ष्य स्थल, मतलब जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, उस हार्मोन की जहाँ ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसका जो टारगेट पॉइंट होता है वहाँ पर ही वह पहुँचा देते हैं रक्त के माध्यम से, ठीक है। तो इस लिए जो है इनको, मतलब कि कोई अलग से नलिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये खून में मिल गई हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है, ठीक।
तो जो आंसर लिखा है फिर से देख लेते हैं कि सीधे रक्त में मिलकर लक्ष्य स्थल यानी कार्य क्षेत्र तक पहुंचता है, अर्थात यह स्राव बिना नलिकाओं के सीधे रक्त में पहुंच जाता है, इसलिए नलिकाओं के अभाव के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हार्मोन की विशेषताएं लिखें। तो हार्मोन सबसे पहले तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि क्या है, ये एक रसायन है। ठीक है, इन रसायनों को कौन स्रावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना। अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा इनका श्रवण होता है, मतलब इनका सीक्रेशन होता है, ये बनती हैं। अब इनमें क्या खास होता है, ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स में क्या खास बात होती है, देखें। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट, हार्मोन अपने लक्ष्य स्थल पर ही प्रभावी होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। मतलब जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, जिस ऑर्गन को, जिस अंग को इनकी ज़रूरत होती है, ये वहीं जाकर अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं, है ना, और कहीं नहीं दिखाते हैं। दूसरा हो गया पूरा। अब इसके बाद तीसरा, इनके कार्य विशिष्ट होते हैं, मतलब हार्मोन्स के जो कार्य हैं, जो इनको करने होते हैं वही करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करते। हार्मोन की जीव के शरीर में आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु अनिवार्य होती है। तो ये शब्द पीछे भी अभी हमने आपको समझाया था कि इनकी ज़रूरत हमारे शरीर में ज़रूर होती है, आवश्यक होती है, चाहे ये बहुत कम मात्रा में ही होते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी हार्मोन की विशेषताएं हो गई। तो अब आगे देखें। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ व मुहासे क्यों हो जाते हैं। तो ये बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, देखिए यहाँ पर ये चित्र में दिखाया हुआ है, ये क्या है, मुहासे हैं। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में पिंपल्स भी कहा जाता है। तो ये जो मुहासे या पिंपल्स जो हैं वह किशोरावस्था में क्यों हो जाते हैं बच्चों के शरीर पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी के पे हो सकते हैं ये, किसी के भी मतलब हो सकते हैं। तो देखें इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था के दौरान जो हमारी स्वेद ग्रंथि कौन सी होती हैं बच्चों, जो हमारे पसीने का जो स्रावित करती हैं वो वाली ग्रंथियाँ, जिन्हें स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्वेट ग्लैंड हैं यानी कि पसीने की जो ग्रंथियां हैं वह स्वेद ग्रंथियां कहलाती हैं। ये स्वेद ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां, इनका स्राव जो होता है इस वक्त मतलब किशोरावस्था में बढ़ जाता है। तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़े स्राव के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर ये फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना चेहरा जो है बार बार पानी से धोते रहना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है या जो तेल है वह आपका धुलता रहे। उसमें क्या होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, और वो जो तेल होता है वह उसके चेहरे पे आने के कारण क्या है, धूल मिट्टी जो होती है वो उस पर चिपक जाती है आपके चेहरे पे, और जब वो धूल मिट्टी चिपक जाती है तो आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वे बंद हो जाते हैं, और इन्हीं के बंद होने के कारण ही वहाँ पर पिंपल्स या मुहासे निकलते हैं। ठीक, तो अपना स्वास्थ्य का, अपने साफ़ सफाई का इस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हर किसी को देना चाहिए, पर आप लोगों को अगर ऑयली अगर आपकी स्किन है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, यौन आरंभ में जनन अंगों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनन अंगों के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसका आंसर देख लेते हैं। यौन आरंभ में नर जनन अंग जैसे कि वृषण एवं शिशन, लड़कियों में अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से मतलब नर जनन अंग भी और लड़कियों के जनन अंग भी पूरे विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप आंसर इसमें से लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है, किशोरावस्था में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता में क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये अवस्था किशोरावस्था होती है उसमें आपका जो मानसिक विकास है वो सर्वाधिक होता है। तो बच्चों को इस उम्र में सबसे ज़्यादा अपने मानसिक विकास पे ध्यान देना चाहिए, और मानसिक विकास पे भी अच्छे अच्छे कामों की तरफ देना चाहिए। ठीक है, जितने अच्छे काम आप सोचते हैं, विचारते हैं और करते हैं, वही आपकी फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है।
अगर आप इस वक्त जैसे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी यही आदत हो जाएगी। अगर आप नहीं देंगे अपनी पढ़ाई पे ध्यान तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो क्योंकि आपकी मानसिक विकास इस उम्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर में जो लिखा है कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन में वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आपके मस्तिष्क की इस उम्र, ये जो उम्र है आपकी, इस वक्त सर्वाधिक क्षमता है, तो आपको अच्छे से अच्छे काम सभी सीखने चाहिए। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। कभी कभी किशोर स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है जबकि इसका कोई कारण नहीं होता। ठीक है, और वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो इस उम्र में बच्चों जो आपके दोस्त होते हैं उनका भी आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है ना। बच्चे जो होते हैं अधिकतर अपने दोस्तों की ज़्यादा मानते हैं, पेरेंट्स की या टीचर्स की बड़ा कम सुनते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका मानसिक विकास जो है इस उम्र में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपको उस वक्त अपने अच्छे कामों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है गौण लैंगिक लक्षण किन्हें कहते हैं। तो देखें आंसर इसका, किशोरों में जनन अंगों के अलावा ऐसे लक्षण जिनसे लड़के और लड़कियों को पहचाना जाता है उन्हें एक दूसरे से भिन्न करते हैं, ऐसे लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जनन अंगों से तो पहचान होती ही है, इसके अलावा जो लक्षण जैसे कि लड़कों की दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं, लड़कियों के स्तनों का विकास होता है, तो ये आपको अलग करते हैं एक दूसरे से पहचानने में। ठीक है, तो इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है लैंगिक हार्मोन कौन कौन से हैं। तो लैंगिक हार्मोन नर और मादा दोनों में अलग अलग हैं, तो उनका दोनों का अलग अलग लिखा है। देखें, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, इसे पौरुष हार्मोन भी कहा जाता है और इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन। अगला मादा लैंगिक हार्मोन, इसे स्त्री हार्मोन भी कहते हैं और इसका नाम है एस्ट्रोजन। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, धन्यवाद।